हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और जीसी अंकुर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए जीएस का पेपर रहेगा। उसमें आज का जीएस सेट 1 रहेगा। जीएस सेट 1 में हम लोग आज बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें मिसलेनियस होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है जो हड़प्पा संस्कृति है उसके साथ नदियों का मेल करना है। आपको बताना है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ ये कौन सी नदियों के किनारे स्थित हैं। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का विकास रावी नदी के किनारे हुआ। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ, कालीबंगा का। लोथल नदी, लोथल लोथल जो क्षेत्र है वो भोगवा नदी के किनारे हुआ इसका विकास। और रोपड़ का सतलज के किनारे हुआ। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लोथल के लिए आप जान लो, यहाँ पे ये बंदरगाह शहर था। कैसा शहर था? बंदरगाह। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जिसके किनारे बंदरगाह है। तो उसका आंसर होगा लोथल। ओके, चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का बताना है कि हर वेद में क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में स्रोत स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, एक का चौथा यहाँ पर मिल रहा है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, दूसरा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब हमारा पहला सही होगा। सामवेद में क्या रहेगा? सामवेद में संगीत में स्रोत रहेंगे, सी का पहला हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या रहता है? तंत्र मंत्र और वशीकरण रहता है। आपको ऋग्वेद में बता दें, ऋग्वेद में कुल 108 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 108 ऋचाएं हैं। ठीक है, 108 ऋचाएं हैं। और ये आपको याद रखना है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या रहता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं रहती हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड रहता है। सामवेद में संगीत में स्रोत रहते हैं। अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम बताना है। ठीक है, 4 जगह हुई थी। सबसे पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी, इसको आप ऐसे याद रखिए, राजा, उसके बाद वैशाली, राजा के बाद याद रखिए वैशाली, राजा वैशाली, फिर पुत्र और उसके बाद वन। शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है। राजा वैशाली, पुत्र और वन। ठीक है, इनको आपको ऐसे याद रखना है। राजा की वैशाली से लड़ाई होती है और पुत्र गया वन, कुंडल वन। तो पहले नंबर में क्या आएगा? सबसे पहले राजगृह आएगा, 2 नंबर सबसे पहले आएगा। फिर 1 नंबर आएगा, दोनों में है। फिर उसके बाद 4 नंबर आएगा और 3 नंबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बौद्ध संगीत, संगीत का मतलब होता है मीटिंग, बौद्ध मीटिंग, पहली जो बौद्ध मीटिंग हुई थी वो किस राजा ने करवाई थी? ये राजा का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने करवाई थी। ठीक है, सेकंड वाली किसने करवाई थी? वैशाली वाली कालाशोक ने करवाई थी। कालाशोक ने करवाई थी। थर्ड किसने करवाई थी? थर्ड करवाई थी अशोक ने। ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, और ये वाली किसने करवाई थी? ये करवाई थी कनिष्क ने। चौथी वाली, चौथी वाली किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। ठीक है, कनिष्क की एक बड़ी खास बात है, कनिष्क ने शक संवत चालू किया था। कौन सा संवत चालू किया था? जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत चालू किया था। कब चालू किया था? 78 ईस्वी में चालू किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है, जब पहली जो जिस राजा ने करवाई थी मीटिंग हुई थी, पहला बौद्ध संगीत जब हुआ था, राजगिरी में जो पहला
वो हुआ था, क्या कहते हैं, मीटिंग हुई थी, तो यहाँ का वो कौन था, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। ये याद रखना है आपको, ठीक है, महाकश्यप याद रखना है। वैशाली में जब पहली मीटिंग हुई थी तो अध्यक्ष कौन था? बताइए, जल्दी बताइए। सभा गामी। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। वैशाली में जब मीटिंग होती है, काला शोक करवाता है, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। कौन से दो भाग? यहाँ पे दो भागों में बौद्ध धर्म बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। हीनयान का मतलब क्या होता है और महायान का मतलब, सीधी सी बात है, छोटा सा पॉइंट बताएंगे। महायान में बौद्ध, भगवान बुद्ध जो थे उनको ही महान मान लिया गया। उसमें महायान शाखा के लोग भगवान बुद्ध को ही भगवान मान के पूजा करने लगे और उनकी मूर्तियां बना ली। हीनयान जो शाखा थी उसमें भगवान बुद्ध को भगवान न मान के उनके जो विचार थे उनको भगवान मान लिया या उनके विचारों की पूजा करने लगे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये छोटा सा एक अंतर है, आप याद रखिएगा। पाटिलपुत्र की अशोक ने करवाया था, यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस। कौन था? मोगली पुत्र तिस। ठीक है, ये अध्यक्ष था, ध्यान रखना। करवाया किसने था? अशोक ने करवाया था। इसका आयोजन अशोक ने करवाया था और ये मोगल पुत्र तिस ने किया था। ठीक है, अध्यक्ष था। और चौथे नंबर पे कुंडलवन। कुंडलवन में कौन था अध्यक्ष? कुंडलवन का जो अध्यक्ष था, कुंडलवन का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताइए। कुंडलवन का अध्यक्ष था, कुंडलवन का अध्यक्ष था, कुंडलवन का अध्यक्ष था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। ठीक है, अब हम आते हैं आयोजन पर आते हैं। पहला आयोजन कब हुआ था? बौद्ध धर्म पहली जो संगीत हुई थी उसका आयोजन कब हुआ था? तब हम आयोजन बताएंगे 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था? इसका हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। ठीक है, सेकेंड वाले का कब हुआ था? 283 ईसा पूर्व। क्लियर? थर्ड वाले का कब हुआ था? पाटिलपुत्र वाला कब हुआ था? पाटिलपुत्र वाला हुआ था, पाटिलपुत्र का तो हुआ था 250 ईसा पूर्व के आसपास, अशोक ने करवाया था। ठीक है, चौथा कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। क्लियर? पहले वाले में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरे वाले में सभागामी। तीसरे वाले में कौन था? मोगलीपुत्र तिस। और चौथे वाले में था वसुमित्र। इनका आपको, इसकी पूरी डिटेल आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल आपको याद रखनी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए, ये राइटर्स हैं और उनकी किताबों के नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। पहला है पारिन। पारिन ने लिखी थी अष्टाध्यायी। वात्सायन ने लिखी थी कामसूत्र। चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। और कल्हड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी। ठीक है, अर्थशास्त्र जो बुक है ये राजनीति विज्ञान से प्रेरित है, इसमें राजनीति है। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब ये इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित किताब है। ठीक है, और हम आते हैं पारिन किसके समय राजा, कब पारिन का कार्यकाल कब था? पारिन कब एक्टिव थे? 5वीं से चौथीं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जो है पारिन एक्टिव थे। वात्सायन कब एक्टिव थे? वात्सायन एक्टिव थे गुप्त काल में। कब थे? गुप्त काल में एक्टिव थे। ठीक है, चाणक्य कब एक्टिव थे? चाणक्य मौर्य काल में एक्टिव थे। मौर्य काल में एक्टिव थे। कौन से राजा के समय थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह एक्टिव थे। ठीक है, क्लियर? कल्हड़ जो है, कल्हड़ 12वीं शताब्दी के आसपास एक्टिव थे। 12वीं शताब्दी के आसपास एक्टिव थे और इन्होंने अब अपनी किताब राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। किसका इतिहास लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में कब समय समय पर प्रवेश किया? ठीक है, तो आपको बता दें, हम बताते हैं सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है वास्को डिगामा भारत आया था, पुर्तगाल। फिर जो है डच आए थे। फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे। फिर उसके बाद डेनमार्क के लोग आए थे। डेनमार्क के लोग आए थे। और उसके बाद आया था फ्रांस। ठीक है, क्लियर। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? 1498 ईस्वी में आए थे। कौन आया था? कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। क्लियर। कौन आया था? कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। फिर डच का मतलब होता है नीदरलैंड। डच का मतलब क्या होता है? नीदरलैंड। आजकल इसको, इसका नाम क्या है? नीदरलैंड नाम है। ये कब आए थे? ये आए थे 1595 से 96 के आसपास ये आए थे। ठीक है। अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। कितने समय भारत का राजा कौन था? कितने समय भारत का राजा था? अकबर। ठीक है। उसके बाद डेनमार्क। डेनमार्क के लोग कब आए थे भारत में? बताइए जल्दी से। डेनमार्क के लोग आए थे 1616 में आए थे। कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। और उसके बाद फ्रांस आया था 1664 में। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो हमारा आंसर होता है पुर्तगाल के लोग आए थे। और उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है सबसे अंत में भारत छोड़ के कौन सा गए, कौन से लोग गए? तो इसका भी आंसर होगा पुर्तगाल। क्लियर। इन्होंने सबसे लास्ट में गोवा छोड़ा था सन 1961 के आसपास। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन तो आपको रट ही लेना है, बहुत पूछा जाता है उसमें एग्जाम में। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया था। ये था केंद्र में। ठीक है, ये कब लिया गया था? केंद्र में लिया गया था। और राज्यों में कब लिया गया था? 1919 में। ठीक है। अगर पूछा जाए पहली बार कहाँ द्वैध शासन आया, कब आया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। और राज्य में कब आया? 1919। और केंद्र में 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी? ये पहली बार वाला ही है, मतलब पहली बार कब बनी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1909। 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट, सॉरी 1919 नहीं, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ये हमने पिछले उसमें बताया था आपको। 1919 वाला ये था अधिनियम। और यही सेम क्वेश्चन आगे वाले में ये आ जाता है 1919। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है ये हमारा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारी संसद कोई एक ऐसा विधान बनाती है, ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत हो। मतलब उसमें जो देश के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकार वंचित हो रहे हैं। हमारी न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन की एक शक्ति होती है जिसमें उस विधेयक विधेयक को या नियम को क्यों नहीं कर सकती, उसको खत्म कर सकती है। तो ये शक्ति जो है ये हमें कहाँ से मिली थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमें मौलिक अधिकार जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिले थे, एकदम सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें कहाँ से मिले थे? आयरलैंड से मिले थे, नो प्रॉब्लम। केंद्र की आपातकालीन शक्तियां हमें जर्मनी से मिली थी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से न मिलकर हमको मिली थी कनाडा से। कहाँ से मिली थी? कनाडा से मिली थी। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिला था? ऑस्ट्रेलिया से हमें मिला था समवर्ती, क्या मिली थी? समवर्ती सूची। और भी कुछ मिला था? हाँ बिल्कुल मिला था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक हमने लिया था यहाँ से। ठीक है। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद
108। क्लियर। और भी कुछ मिला था? हाँ, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का प्रारूप मिला था, उद्देशिका का प्रारूप हमने लिया था, का हमने प्रारूप लिया था। क्लियर। आपातकालीन शक्ति हमको जर्मनी से मिली थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ये चैप्टर है और उसमें बताना है कि उस चैप्टर में कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 में हमें क्या मिलेगा? पंचायत मिलेंगी। ठीक है, एक का तीसरा हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? पहले 9A में आते हैं। 9A में क्या है? नगर पालिका है। डी का दूसरा मिल जाएगा, डी का दूसरा हमें इसी में मिल रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, ये 1 नंबर हो जाएगा। और भारतीय संविधान, अब कौन सा है? तीसरा। भारतीय संविधान का भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य हमारे जो मेन हमारा जो संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। और वो जो संविधान संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, उतने समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्य हमारे देश में जोड़े थे। ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था रूस से। ये कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। क्लियर। चलिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार लिए गए थे अमेरिका से, और मूल कर्तव्य लिए गए थे रूस से लिए गए थे। तब रूस नहीं होता था, तब यूएसएसआर होता था। क्या होता था? यूएसएसआर, यूएसएसआर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ये मानक जो 0 डिग्री वाली रेखा है उससे 5.5 घंटे आधा रहता है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे ये समय आगे रहता है। ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? ये निकलती कहाँ से टाइम लिया जाता है? यह लिया जाता है प्रयागराज, या प्रयागराज से लिया जाता है समय। ठीक है, प्रयागराज का में जो टाइम होता है वही मेन टाइम माना जाता है। ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? भारत के 5 राज्यों से होके जाती है। पहला तो अगर प्रयागराज से जा रहा है तो उत्तर प्रदेश, ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे, उत्तर प्रदेश से जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा तो मध्य प्रदेश से जरूर निकलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तब झारखंड, मध्य प्रदेश से नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ से जाएगा? छत्तीसगढ़ से जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। ये 5 प्रदेश से होके जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 प्रदेश हैं जहाँ से हमारी मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री की निकलती है। क्लियर। एक हमारे पास और रेखा है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा का क्या रहता है? ये अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे निकलती है। ठीक है, अक्षांश पर निकलती है उत्तर में। ठीक है, उत्तर दिशा में। क्लियर। भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? 8 राज्यों से। आप लिख लें इसको। गुजरात, गुजरात सेकेंड, राजस्थान थर्ड, एमपी मध्य प्रदेश फोर्थ, झारखंड, झारखंड फिफ्थ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सिक्स, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सेवेंथ, त्रिपुरा और एट्थ में होगा मिजोरम।
क्लियर, कितना, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा निकलती है। क्लियर। और 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे हमारी मानक मध्याह्न रेखा, जिसको 82.5 डिग्री वाली रेखा कहते हैं, जहाँ से हमारा समय, पूरे देश की घड़ियों का समय एक सा रहता है, वो पहली बात तो प्रयागराज से निकलता है। और 5 राज्य और हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच में है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आते हैं सिंधु और सतलज पे। सिंधु और सतलज के मध्य में कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय है? सॉरी, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय। इसमें क्या क्या है? इसमें रहेगा कश्मीर घाटी रहेगी। कौन सी रहेगी घाटी? कश्मीर घाटी रहेगी। ठीक है। और भी कुछ रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, जोजिला और रोहतांग दर्रे रहेंगे। जोजिला और रोहतांग दर्रा रहेगा। क्लियर। बस इतना ही याद रखिए। ये कहाँ पे है? सिंधु और सतलज के बीच में है। फिर उसके बाद आते हैं सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय है। इसमें कौन सा मेजर सिटी रहेगी? इसमें मेजर सिटी रहेगी नैनीताल। ठीक है। और भी कोई सिटी रहेगी? नैनीताल के बगल में अल्मोड़ा है, उसको भी ऐड कर लो, अल्मोड़ा हो जाएगा। क्लियर। के बाद हम आते हैं काली और तिस्ता के बीच में आते हैं। काली और तिस्ता के बीच में हमारा रहेगा नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसमें क्या रहेगा? नेपाल वाला पूरा हिमालय रहेगा। ये सबसे लंबा है, 800 किलोमीटर के आसपास। इसमें हमें माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। एवरेस्ट की चोटी जो है वो नेपाल में है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एवरेस्ट जो है। काली और नेपाल हिमालय हमें मिलेगा काली और तिस्ता के बीच में। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र की जगह हम दिहांग कर लेते हैं। दिहांग कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? असम हिमालय। असम हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे क्या कोई पर्वत चोटी है? हाँ बिल्कुल है। उसका नाम हम ले सकते हैं नामचा बरुआ। कौन सी? नामचा बरुआ। क्लियर। इन 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और नेपाल हिमालय, और असम हिमालय। इन 4 नदियों को इस ढंग से बांटा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करिए। चलिए आगे आते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको, ऐसे सवालों में आपको आंसर लगाना होता है अरावली। ठीक है। अरावली जो है ये भारत की सबसे पुरानी जो है ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अरावली ये कहाँ से शुरू होती है? ये गुजरात से चालू होती है। गुजरात से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? दिल्ली जाती है। दिल्ली जाती, कुल कितने किलोमीटर लंबी है? 800 किलोमीटर लंबी है। कितने साल पुरानी है? 600 से 700 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये। ठीक है। हिमालय ये नवीन है। हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है? ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत। क्लियर। अरावली भी कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत ही है, लेकिन ये पुराना हो गया है। अब इसको अवशिष्ट में मानते हैं। अवशिष्ट मतलब अब ये वलित नहीं रह गया है, अब ये धीमे धीमे नष्ट हो रहा है। आगे आने वाले समय में अरावली पर्वत पूरी तरीके से जमीन, मैदान से लग जाएगा, लेकिन अभी बहुत समय है उसमें। पहले ये नवीन वलित पर्वत, पहले वलित पर्वत था, उसके बाद अब ये अवशिष्ट पर्वत में आ गया है। ठीक है। नीलगिरी। नीलगिरी साउथ में, नीलगिरी 3 राज्यों में, कौन कौन से राज्य हैं बताइए जल्दी से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुद्दा बेटा। तुद्दा बेटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा। सतपुड़ा की एक बड़ी खास बात है, जैसे ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। सतपुड़ा के उत्तर में बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। क्लियर। सतपुड़ा, सत का मतलब होता है 7। सतपुड़ा में 7 पहाड़ियां हैं टोटल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये किस पर्वत श्रृंखला पे है? अन्नामलाई पे। अन्नामलाई पे पर्वत श्रृंखला है। दुर्दा बेटा किस पे है? नीलगिरी पे है। क्लियर। अमरकंटक की खास बात क्या है? यहाँ से सोनम बहती है। सोनम का मतलब क्या हुआ? सोन नदी। सोन नदी। ना से नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और माँ से बताइए महानदी। महानदी। ये तीन नदियां जो हैं ये अमरकंटक से बहती हैं। महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा आंसर हो जाएगा ए अनाईमुड़ी। क्लियर। आपको ये पूरा याद कर लेना है और आशा करते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडविन आस्टिन है। ये किस श्रृंखला पे है? ये है काराकोरम श्रृंखला पर है। ठीक है। तो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन ये हिमालय पर है। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। और उसी जगह पर अगर लिखा हो भारत की सर्वोच्च चोटी बताओ तो हमारा आंसर हो जाएगा केटू या गाडविन आस्टिन। ये किस श्रृंखला पे? काराकोरम श्रृंखला में। काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय में आता है। किस में आता है? ट्रांस हिमालय। हिमालय से परे, हिमालय से आगे की चीज है। ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? जल्दी से बताइए। उत्तराखंड में। याद रखिए ये हिमालय, ये कंचनजंगा के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। हिमालय की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, भारत में स्थित है। वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि इसके बाद मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हिमालय की, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। ठीक है। एवरेस्ट तो आपको पता ही है कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। किस पर्वत श्रेणी पे है? हिमालय पर्वत। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? इसको नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की अलग अलग किस्म, जंगली जानवरों की अलग अलग किस्म, जीव जंतुओं की अलग अलग किस्म सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें सबसे अधिक वहीं पाई जाएगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि वहीं पे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का भरण पोषण अच्छे से होता है तो उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, ध्रुवों में तो पेड़ पौधे और बारिश होती नहीं है। यहाँ बारिश होती है? नहीं होती, तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे? शंकुधारी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है। तो बर्फ गिरती है तो फिर से वही बात है कि पेड़ पौधे नहीं होंगे ज़्यादा, तो ये भी गलत। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण शब्द ही देखो दो शब्दों से मिला है। एक शीत, शीत माने ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। ठीक है। ठंडा और गर्म है तो पेड़ों की संख्या कम पाई जाएगी, ये भी नहीं होगी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, वर्षा वन में लिखा ही वर्षा वन, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वन जो वर्षा से पैदा हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मान लेते हैं भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 10 डिग्री उत्तर और ये 10 डिग्री दक्षिण। इसके बीच में जो भी क्षेत्र आता है ये सब जो है वर्षा वन वाला क्षेत्र होता है। ये हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्से इसमें आते हैं और इंडोनेशिया वाला कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं, त्रिभुजाकार ऐसे ऐसे करके होते हैं ये पेड़। तो शंकु इसलिए शंकु रहते हैं कि बर्फ गिरे तो पत्तियों से जो है बर्फ फिसल जाए, इसलिए इनकी पत्तियां जो है शंकुधारी हो जाती हैं। तो जहाँ बर्फ गिर रही है तो इसका मतलब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी। क्लियर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता हमारे यहाँ शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ है? केरल में। तो अब आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि केरल में जैव विविधता अगर सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो यहाँ बारिश जो है, वर्षा जो है, ठीक ठाक मात्रा में होती है। ठीक है। कश्मीर में तो आप जानते हैं बारिश होती है लेकिन बहुत नहीं होती है। कश्मीर घाटी आपको पता ही, जम्मू एंड कश्मीर में। सुरमा घाटी कहाँ है, जल्दी से बताइए। सुरमा घाटी असम में है। असम में कहाँ है? असम में एक नदी असम के पास एक नदी बहती है, बराक नदी। बराक नदी के आसपास के क्षेत्र को सुरमा घाटी कहते हैं। और यहाँ पे कोई शहर भी है? हाँ बिल्कुल, शहर है एक, सिलचर। क्या नाम है उसका? सिलचर। इस शहर के आसपास आता है। इस जो सुरमा घाटी में सिलचर आता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। तो पूछा जाता है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, वो आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है? 78%, सबसे अधिक पाई जाती है। फिर उसके बाद आती है ऑक्सीजन, 21%। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? जहरीली गैस है। ये जहरीली गैस होती है और बिना गंध के होती, गंध रहित होती। गंध रहित मतलब इसमें गंध नहीं होती है। इसके प्रभाव में जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं कि भारत में बारिश होती कहाँ है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पश्चिमी घाट, शांत घाटी, याद है आपको? शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी। वर्षा ज़्यादा होगी यहाँ पे। भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे वर्षा अक्सर हुआ करती है, हर दूसरे तीसरे दिन वर्षा होती रहती है। सबसे ज़्यादा वर्षा तो भारत में चेरापूंजी जगह वहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पश्चिमी घाट में वर्षा अक्सर होती है, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हो जाती है। तो जिस वजह से यहाँ पे पेड़ पौधों जीव जंतुओं की संख्या बहुत है, इस वजह से पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। मालवा का पठार कहाँ पे है? शहरों के नाम बताइए। इंदौर। उसके बाद भी कोई शहर है? हाँ, उज्जैन। उसके बाद भी कोई शहर है? हाँ बिल्कुल है, देवास। ठीक है। ये क्षेत्र जो है, इंदौर, उज्जैन और देवास का क्षेत्र मालवा का पठार है। क्या यहाँ से कोई नदी भी निकलती है? हाँ बिल्कुल निकलती है, हमारी चंबल नदी निकलती है। और भी कोई निकलती है? हाँ, माही नदी निकलती है। और भी कोई नदी निकलती है? पिपरा नदी निकलती है। और कौन निकलती है? पार्वती नदी निकलती है। ठीक है। ये चंबल नदी के बारे में कुछ और बताइए। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। और क्या बता सकते हैं चंबल के बारे में? ये इटावा जिले में मिलती है। इटावा जिला ये कहाँ है? इटावा जिला यूपी में है। जहाँ मिलती है क्या उसका कोई नाम है? हाँ बिल्कुल नाम है, उसका नाम है पंचनद, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं। बस आप इतना याद रखिए। छोटा नागपुर पठार, वैसे भी आप जानते हैं पठारी क्षेत्र है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये कितना क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम अपने 20 नंबर सवाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और ये लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 में। कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972 में। ये क्यों लागू किया गया था? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उनके अवैध व्यापार के लिए, उनके लिए, उनको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसको आप याद कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तथा नीचे दिए गए उसको सुमेलित कीजिए। अब देखिए, उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। असम में मानस है। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है, याद कर लीजिए। कर्नाटक में बांदीपुर है। ठीक है, तो ए का दूसरा
ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सूचियों को नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पीली क्रांति आपको बता दें तिलहन से संबंधित है। सी का पहला, काली या ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो काले होते हैं, जब जमीन से निकाले जाते हैं तो कीचड़ नुमा होते हैं, काले काले, इसलिए इसको काली क्रांति या ब्लैक क्रांति भी कहते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्लियर। ग्रे क्रांति जो रहेगी, ग्रे क्रांति उर्वरक से रहेगी संबंधित, बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा कहाँ है, इसमें दिया हुआ है बी का चौथा। और गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है, ए का दूसरा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग साहब हैं, और इनको जो है शांति का नोबेल मिला था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनको नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो जनरली लोग सोचते हैं कि हरित क्रांति है तो गेहूं का उत्पादन किया था, तो ये अर्थशास्त्र में मिला होगा इनको। किसमें मिला होगा, अर्थशास्त्र में मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको अर्थशास्त्र में ना मिलके शांति का नोबेल मिला था। शांति का नोबेल मिला था, कब मिला था, 1970 में मिला था। ये स्वामीनाथन कौन है, इन्होंने 1966 और 67 में भारत में ये हरित क्रांति लाए थे। ठीक है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति कब आई थी, भारत में आई थी 1966 और 67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं ये स्वामीनाथन है। क्लियर, 1966 और 67 में। ओके। और भारत में हरित क्रांति से प्रभावित राज्य कौन कौन से थे, आपको पता होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे खूब उत्पादन हुआ था गेहूं का। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने 24th क्वेश्चन में। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन सा है। नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ठीक। सीमेंट के लिए कौन सी जगह है, सीमेंट के लिए अगर पूरे भारत में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और भी कोई जगह है, हाँ बिल्कुल है, सतना, सतना में, सतना कहाँ है, एमपी में। और इसको सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सतना को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट कहीं होता है, हाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है कजरहाट। क्या जगह का नाम है, कजरहाट। ये कहाँ है, ये सोनभद्र में है। ठीक है। आपको एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों से जिसकी बाउंड्री टच होती है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब खनिज उत्पादन में इनका कहीं ना कहीं स्थान रहता है, क्योंकि ये सोनभद्र जिला इनसे टच करता है। इस वजह से आप इसको आइडिया लगा लीजिए कि सोनभद्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे अधिक संख्या में खनिज पाए जाते हैं। तो कजरहाट जगह जो है सोनभद्र में, ये जगह जो है जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। उर्वरक प्रदेश में कहीं होता है, बिल्कुल होता है। एक जगह है फूलपुर, ये कहाँ है, फूलपुर। फूलपुर जगह जो है ये प्रयागराज में, कहाँ है, प्रयागराज में। और एक जगह है उर्वरक के लिए उत्तर प्रदेश में, बरेली में है। बरेली में कौन सी जगह पे है, बरेली में जगह है आंवला। कौन सी जगह, आंवला। ठीक है, आंवला में उर्वरक का उत्पादन होता है। ठीक है, अखबारी कागज का उत्पादन हमारा नेपा नगर में होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। सिंगरौली जाना जाता है कोयले के लिए।
सिंगरौली को और भी कुछ कहते हैं, सिंगरौली को कहते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं सिंगरौली को। ठीक है। कजरहट हमने अभी बताया था उत्तर प्रदेश में सीमेंट के लिए। कोयली जो है जगह, ये ऑयल के लिए। कोयली कहाँ है बेटा? कोयली है गुजरात। कोयली कहाँ है? गुजरात। आणंद तो आपको पता ही होगा, आणंद जो है दूध के लिए फेमस है, ये भी गुजरात में है। अमूल की फैक्ट्री आणंद में ही पहली लगी थी, गुजरात में है। और सिंगरौली की तरह एक जगह है सिंगरैनी। कौन सी जगह? सिंगरैनी। ये किस लिए फेमस है? ये कोयले के लिए फेमस है, ये भी कोयले के लिए फेमस है। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये हमारा तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। क्लियर? तो ये कुल मिला के आज के हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देख लेते हैं। हाँ, टोटल 25 क्वेश्चन थे, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और ये वीडियो आपको हमारे जीसी अंकुर ऐप पे हमेशा के लिए फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। कल एक बात और बतानी है, कल हमारा लाइव वीडियो रहेगा, सुबह 10 बजे से हम लाइव पढ़ाएंगे, आप जरूर उपस्थित होइएगा। धन्यवाद।